गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिक्स में हम लोग साउंड यानी ध्वनि का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह ध्वनि पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह ध्वनि का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आईसी का चैप्टर में इंक्लूड है। साथ ही साथ ये जनरल कंपटीशन के लिए भी काफी रामबाण है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ध्वनि। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। सपोज मान लीजिए कि अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे गर्दन में एडम एप्पल है। एडम एप्पल से ही जो है सो यहाँ से कंपन होता है और कंपन के माध्यम से ही ध्वनि उत्पन्न होते हैं। तो ध्वनि कैसा है? तो ध्वनि एक तरंग है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर निर्वात है, मतलब दैट मीन्स जहाँ पर हवा नहीं है, वहां पर ध्वनि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर हम कितना अपने कस के बोलेंगे फिर भी लेकिन हमारी आवाज एक दूसरे तक नहीं जा सकती है। अतः हम पृथ्वी पर ही अपने बातों को काफी अच्छे ढंग से रख सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यह बात आता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अब रहा बात कि ध्वनि किस में सबसे ज्यादा चलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस की जो मॉलिक्यूल्स है तो आपस में सब कंपैक्ट रहते हैं। ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में सटे रहते हैं। इस कारण ध्वनि जो है सो सबसे ज्यादा जो ध्वनि का जो चाल होता है वो ठोस में होता है। उसके अपेक्षा द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं। तो द्रव के अणु जो है सो सेकेंड पोजीशन में है ध्वनि का चाल के, और गैस के अणु जो है सो काफी दूर होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि ध्वनि का जो चाल होता है या ध्वनि का वेग जो होता है तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। इस प्रकार यह द्रव ध्वनि संचरण करती है। मैक संख्या क्या है? मैक संख्या ज्ञात करने के लिए ध्वनि के स्रोत का वेग तथा उसके अनुपात, ध्वनि के वेग के अनुपात डिवाइड कर देंगे तो मैक संख्या निकल जाती है। दोस्तों, ये प्रघाती तरंगे क्या होती है? प्रघाती तरंगे तो जिस प्रकार हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अगर कहीं बम फटने के बाद जो तरंगे बम फटने के बाद या फिर आवाज रिटर्न होकर हमारे कानों तक जो पहुंचता है वही ध्वनि तरंगे, प्रघाती तरंगे होते हैं। उसको ध्वनि बूम भी कहा जाता है। बूम मतलब कि फटने के बाद जो हमारे कानों तक आवाज सुनाई देती है वो प्रघाती तरंगे कहलाती है। अगला पॉइंट है ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति को हम लोग समझने के लिए समझेंगे कि आवृत्ति क्या होता है। तो आवृत्ति के मतलब होता है कि एकदम जल्दी। आवृत्ति के मतलब हम लोग ये समझेंगे कि ये अगर हम बात करेंगे कि इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति काफी जल्दी है और आवृत्ति इसका कम। आवृत्ति को सस्पेंस में हम लोग ये समझेंगे फ्रीक्वेंसी मतलब बार बहुत जल्दी। ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया। अश्रव्य तरंगे, श्रवण तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगों को जो 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनि होती है वो अश्रव्य तरंगे कहलाती है। अश्रव्य तरंगे को हम मनुष्य अपने कानों को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। श्रवण परास क्या होता है? तो जो हमारे कान तक जिस ध्वनि को हम सुन पाते हैं वो श्रवण परास कहलाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान जो है सुनने का कार्य करता है। पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देना है कि
ये जो हुआ 20,000 हर्ट्ज के मतलब क्या? 20 से 20,000 के हर्ट्ज के मतलब क्या? 20 हर्ट्ज से कम के मतलब क्या? हर्ट्ज का कताबी मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा साउंड, ऐसा नहीं कि 20,000 हर्ट्ज कह दिए तो इतना ज्यादा साउंड कि हमारा कान फट जाए, इसका मतलब ये नहीं होता। हर्ट्ज को हम लोग साउंड से रिलेटेड नहीं करेंगे, ज्यादा साउंड से संबंधित नहीं कहेंगे। तो प्रश्न है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को कौन सुन सकता है? तो उसको सुनने के लिए कुत्ता, बिल्ली, है ना, चमगादड़, ये सब ऐसे जानवर हैं जो कि 20,000